वालेकुम बच्चों, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? उम्मीद है तबीयत में होगा मजा और नहीं मिल रही होगी गुनाहों की सजा। चले सर, इब्तिदा करते हैं। अब तक जो पढ़ लिया था उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और फिर बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह आगे। ऑनलाइन वाले बच्चों, आवाज सही आ रही है? क्लियर है सब कुछ? चले सर, इब्तिदा कर रहे हैं अब तक जो हमने पढ़ा था और उसके बाद बढ़ेंगे आगे। अब तक हमने सर क्या पढ़ लिया था, जल्दी से बता दें। हमने पढ़ा था सर IFRS 8। अच्छा, इसकी एक चीज नोट कर लें अपने पास कि इसका टेस्टिंग लेवल है 1। टेस्टिंग लेवल 1 का मतलब क्या है? मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आ सकता है? 8 नंबर का। सर उससे ज्यादा का नहीं आएगा, कुछ भी हो जाए। नहीं बेटा, हमने कहा इससे ज्यादा का नहीं आएगा। सही है सर। टेस्टिंग लेवल इसका 1 है और प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है। प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है, टेस्टिंग लेवल 1 है। सही है सर। सर फिर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था IFRS 8। इसका स्कोप बहुत इंपॉर्टेंट था। स्कोप में हमने क्या पढ़ा था सर? स्कोप में हमने पढ़ा था कि ये अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज पे और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्टेड कंपनीज जिनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर चल रहे हैं, शेयर्स या डिबेंचर्स कोई भी। और अबाउट टू बी लिस्ट कौन सी कंपनीज होती हैं सर? जो अभी तो लिस्टेड नहीं है लेकिन होने वाली हैं कुछ ही अरसे में। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर नहीं, हमने कहा था ये लिस्टेड और जो है अबाउट टू बी लिस्ट के कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आता है? सिर्फ एनुअल पे, एनुअल और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने कहा कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयरली और थर्ड क्वार्टर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ा था? क्या हमारे पास जो है सर जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स होते हैं उसके अंदर उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं? पहली चीज हमने कहा कि सर से उसके अंदर ये सलाहियत हो कि वो कमा भी सकता हो और खर्च भी कर सकता हो। दूसरी चीज हमने कहा कि सर उसके रिजल्ट CODM रेगुलरली रिव्यू करता हो। सर CODM कौन होता है? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। सही है, जिसको हम कहते हैं प्यार से BOD। तीसरी डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर ये डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है? कि जिसकी अलग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन होती हो, सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट्स मेंटेन होते हो। मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले वाले केस के लिए कि सर ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है हमारा ये क्या है? ऑपरेटिंग सेगमेंट के पहली कंडीशन मीट करता है, जबकि रिपोर्टिंग नहीं मीट करता, HR नहीं करता, क्योंकि इनके सिर्फ एक्सपेंसेस है, इनकी इनकम नहीं है। लेकिन ट्रेजरी के एक्सपेंसेस भी हैं और इनकम भी है। क्या मैं क्लियर हूं सर? फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? हमने कहा कि सर दूसरी कंडीशन हमारी आ गई थी कि CODM और रेगुलर BOD। तीसरी में हमने आपको डिस्क्रीट के लिए एक एग्जांपल दी थी। कौन सी? मीट वन। सर ये जो मीट वन है, इस वाली एग्जांपल को मैं चाहूंगा अब अपने पास कहीं एक वर्ड लिख लें, मीट वन। देखिए मैं क्लास में सिखाऊंगा कैसे पास होना है। एग्जांपल जो टीचर क्लास में दे रहा हो मेरा बच्चा, इसको आपने कहीं ना कहीं अपने पास नोट करना है। सर एग्जाम्पल्स को नोट करने से क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा हमें? सर ये जो एग्जाम्पल्स अगर आप नोट कर लेंगे तो इससे फायदा मेरा बच्चा आपको ये होगा कि आप जब एंड में रिवाइज कर रहे होंगे तो कॉन्सेप्ट आपको फौरन से क्लिक हो जाएगा। सही है कि सर ने इस पे मीट वन की एग्जाम्पल दी थी। मीट वन में हमने कहा चर्बी जो है उसके क्या अलग से फाइनेंशियल्स बनते हैं? हमें कहा गया नहीं सर, चर्बी के अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते। जब चर्बी के अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनते तो हमने कहा वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है। अब हम आए यूनिलीवर के पास। सबकी तवज्जो इधर। यूनिलीवर के पास है। यूनिलीवर के टोटल कितने ब्रांड्स हैं? सर 4 तो कैटेगरीज है, 4 सेगमेंट से याद है ना सर? हम फिर लिख लेते हैं ताकि आज की क्लास में भी हमें इस पे रेफर करना होगा।
हमने कहा सर यूनिलीवर कितनी कैटेगरीज में करता है ऑपरेट? होम केयर, घर की केयर, दूसरी आपकी अपनी केयर, पर्सनल केयर, है ना बेटा, वो कर लेंगे अपनी केयर, आ जाएं। तीसरी फूड्स, और चौथी रिफ्रेशमेंट्स। चौथी क्या है? रिफ्रेशमेंट। सही है सर। फिर हमने कहा सर डिफरेंट सेगमेंट्स की डिफरेंट चीजें होती हैं। मेरा बच्चा सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई नहीं करेगा। होम केयर जो है सर, होम केयर जो है इसके हमने कहा सर्फ एक्सेल और डोमेक्स। और सर ठीक है, पर्सनल केयर में सर कौन आ जाते हैं? लक्स, लाइफ बॉय। हर कोई लक्स थोड़ी यूज करेगा, कुछ लाइफ बॉय, ग्लो एंड लवली, ये भी यहाँ पर आ जाता है। और सर और क्या होता है? क्लियर। और बहुत बेतहाशा फूड्स में कनौर और रफान। फिर कनौर के अंदर डिफरेंट नूडल्स भी आ रहे हैं, क्यूब्स भी आ रहे हैं, सही है, केचप भी आ रही है, मायोनीज भी आता है। सर मायोनीज हमने तो कभी नहीं देखा बेटा, वो यूनिलीवर मायोनीज अपना से बेचता है कंपनीज को, मतलब रेस्टोरेंट्स को, सही है, उनका फूड सोल्यूशन अलग बिजनेस है। रिफ्रेशमेंट्स में हमने कहा सर आइसक्रीम और टी। सर मुझे बताएं यूनिलीवर के चाय के कितने दो ब्रांड है? चाय के अंदर भी इनके दो ब्रांड है। लिप्टन तो पता है, दूसरा बताओ। टपाल तो कॉम्पिटिटर है ऑनलाइन वाला, तुम बताओ। सुप्रीम, खामोशी, सुप्रीम। सर दूसरा ब्रांड कौन सा है? सुप्रीम। हमने कहा लिप्टन और सुप्रीम। अब इसमें वॉल्स है और बेतहाशा ब्रांड है। अब मेरा मकसद समझना मेरा बच्चा, मैं यूनिलीवर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं भैया। यूनिलीवर कह रहा है कि हमारे, सुनना बहुत गौर से, यूनिलीवर कह रहा है कि सर हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हमारे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तकरीबन 41 ब्रांड्स हैं यूनिलीवर के। सही है। अगर आप वॉल्स का जेट स्पॉट एक ब्रांड है, कॉर्निटो एक है, मैग्नम एक है, फीस्ट एक है, सही है सर। बाकी जितने भी अभी नई आइसक्रीम आ रही हैं सारे के अलग अलग ब्रांड्स मौजूद हैं। यूनिलीवर कह रहा है यार जो हमारे 41 ब्रांड है ना, ये ऑपरेटिंग सेगमेंट का क्राइटेरिया मीट करते हैं। हमने कहा भैया कैसे? इसने कहा देखो भैया, एबिलिटी टू अर्न एंड एक्सपेंस सबके पास है ना जी। मतलब जेट स्पॉट जो है उसके अंदर भी एबिलिटी है अर्न करने की भी और एक्सपेंस करने की भी। दूसरा रिव्यू बाय सीओडीएम, सीओडीएम रिव्यू भी करते हैं। मतलब यूनिलीवर के हर ब्रांड को बोर्ड उनका रिव्यू करते हैं, उन्होंने हफ्ते बांटे हुए। सही है सर कि हम इस हफ्ते ये 4 ब्रांड, फिर ये। सही है सर। तीसरा क्या था? डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो। इन्होंने कहा हमें पता है यूनिलीवर का पीएनएल बनता है जिसमें पता चलता है जेट स्पॉट ने कितना कमाया है, सनसिल्क ने कितना कमाया है, लाइफ बॉय ने कितना कमाया है। यूनिलीवर ने कहा यार हमारा मसला ये हो गया है भाई, हमारे 41 ब्रांड्स हैं, 41 के 41 ब्रांड्स के अंदर सलाहियत है, जेट स्पॉट अपना कमाती है, उसके अपने खर्चे हैं। जेट स्पॉट की परफॉर्मेंस भी सीओडीएम देखता है और उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, उनका हम एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं, इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरीके से बाकी 40 के भी करते हैं। बोले यार हम 41 हैं। अब आईएफआरएस 8 को यूनिलीवर ने कहा कि अगर हम ये 41 ब्रांड्स को डिस्क्लोज करने पर जाएं तो बोला यार हमारे लिए तो बहुत मसला हो जाएगा। मतलब आप सोचें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कहां वो भाई बैलेंस शीट बन रही है 41 ब्रांड की अलग, पीएनएल बन रहे हैं, तो बोला क्या इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेचेंगे शेयर होल्डर को? ये बहुत बड़ा मसला है। अब क्या करें? तो स्टैंडर्ड ने यहां पर कहा, क्या कहा बच्चों? रुको जरा सब्र करो। स्टैंडर्ड ने कहा रुको जरा सब्र करो,
सबको डिस्क्लोज करने की जरूरत, बोला फिर किसको डिस्क्लोज करें, बोला मैं बताता हूं ना। उसने कहा पहला काम तुम्हें ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1 क्या कर लिया, आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। हमने कहा ठीक है भाई। यूनिलीवर ने कहा, हम यूनिलीवर को दिमाग में रख के चलेंगे ताकि आपको मसला ना हो। यूनिलीवर ने कहा 41 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। कितने हैं? स्टेप 2 एग्रीगेट कर दो। क्या कर दो? एग्रीगेट। हमने कहा एग्रीगेट कर दें, क्यों भाई, क्यों एग्रीगेट करें? उसने कहा मैं बताता हूं क्यों करो। सबसे बड़ी वजह वही है कि यूनिलीवर तुम्हारे 41 ब्रांड है, अगर तुमने 41 ब्रांड को डिस्क्लोज करना शुरू किया ना तो करते रहोगे हमेशा। इसीलिए क्या कहा गया, यूनिलीवर तुम क्या कर दो, एग्रीगेट कर दो। अब बोला यार एग्रीगेट कैसे करें? उसने कहा मैं बताता हूं। हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? पिछली क्लास वाला हैंड आउट। जिनके पास हैंड आउट नहीं है बच्चा, ये उनके लिए हैंड आउट आ रहे हैं, ये दे दे जी। जब ऑपरेटिंग सेगमेंट के डिस्क्लोजर आएंगे तो ये बताएगा सबकी बैलेंस शीट की कुछ चीजें अलग से बताओ, पीएनएल की अलग से बताओ। अब आपने कहा यार अगर ये इतना सब कुछ हो गया तो हमारी तो वाट लग जाएगी। तो फिर इसके लिए ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? चले सर, गुड है। नहीं, अलग से पीएनएल बनेगी, अलग से मतलब पीएनएल के आइटम्स बताएंगे, चीजें बताएंगे, तो अब बड़ा मसला हो जाएगा ना सबकी। तो अब हम क्या करें? तो अब सर हैंड आउट पे आप सब आ जाएंगे ग्रुप में। मेरा ऑनलाइन वाले बच्चा, आप सबको हैंड आउट मिल चुका होगा, मैं अभी इसको यहाँ पर भी शो कर रहा हूँ। हाँ रुक जाए, सब आएगा, रुके जरा सर, सब होगा, टेंशन ना ले। यूनिलीवर आपको सब सिखाएगा। एक मिनट रुक जाए बस, ऑनलाइन वाले बच्चों में हैंड आउट आपकी स्क्रीन पे खोल लूं। पहले क्यों नहीं खोला हुआ है भाई? जब तक किसी को कुछ कॉपी करना है तो कॉपी करे, बस में 1 मिनट दें। और हैंड आउट ग्रुप में सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो मैं फिर ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा ठीक है। रिकॉर्डिंग वाले बच्चों, आप लोगों को हैंड आउट नहीं मिले तो आप लोगों ने मुझसे राब्ता करना है। सर ये स्टेप किसके लिए है? पहला स्टेप ऑपरेटिंग सेगमेंट बेटा आइडेंटिफाई करना है, सही है सर। दूसरा स्टेप क्या करना है? हमने कहा दूसरा स्टेप हमें जो है उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट को क्लासिफाई करना है। तीसरा स्टेप क्या है सर? तीसरा स्टेप अभी हम आएंगे, पहले एग्रीगेट करना है। अब आ जाएं सर। ऑनलाइन वाले बच्चों में ग्रुप्स में आपके फिर से हैंड आउट भी शेयर कर रहा हूं ताकि जो बच्चे लेट जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया उनको भी मिल जाए। जी आशिर बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 12 डेज बुक मिल जाएगी।
चले मेरा बच्चा आ जाए, मेरा बच्चा आ जाए। नहीं बेटा, स्टडी टैक्स आपको लेने की जरूरत नहीं। वैसे एक चीज मैं आपको बता दूं, स्टडी टैक्स, खामोशी, स्टडी टैक्स FAR 2 की रिवाइज हो चुकी है, और FAR 2 की जो रिवाइज स्टडी टैक्स उस पर आईकेएफ ने बड़ी मेहनत की है। मतलब पहले जिन चीजों में इख्तिलाफ होता था वो मैंने देखा है, अब उन चीजों को आईकेएफ ने बता दिया है कि देखो भाई ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, हमारा प्रेफरेबल तरीका ये है। तो स्टडी टैक्स जो है उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताया, मैं हमेशा से कहता हूं FAR 2 की रिवाइज हो चुकी है, कॉस्टिंग की रिवाइज हो चुकी है, और आईकेएफ ने मेहनत, मतलब रिवीजन में कोई सवालात नहीं है, बट काफी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, खास तौर पे जहां पर इख्तिलाफात होते थे। चले सराबा मारे, हमारे दिमाग में ये चीज है कि यूनिलीवर के कितने ब्रांड्स हैं? 41। अब 41 ब्रांड्स को डिस्क्लोज करने जाएंगे तो हमने कहा सर हम तो पागल हो जाएंगे, ऐसा यूनिलीवर तो स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, यूनिलीवर 41 ब्रांड्स को डिस्क्लोज नहीं करना। फिर हमने कहा किसको करना है? इसने कहा आओ पढ़ते हैं। 2 और मोर, समरी के पेज नंबर, हैंडआउट के पेज नंबर 2 पे आओगे, जो समरी बनी हुई है 1 पेजर, ऑनलाइन वाले बच्चों को नजर भी आ रही है। 2 or more operating segments may be aggregated if these segments are similar in each of the following respects। हैंडआउट किसके पास नहीं है? फिजिकल में है कोई ऐसा जिसके पास नहीं है हैंडआउट? ये बता दे दें, अगर वो इन रिस्पेक्ट्स में जो है कॉमन है तो आपको उनको एग्रीगेट कर देना चाहिए। पहला क्या है? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड, सर नेचर का वर्ड क्या होता है? नेचर का वर्ड इज अ ब्रॉड वर्ड, तो पीछे देना उधर। नेचर का वर्ड इज अ ब्रॉड वर्ड, क्या मतलब सर? नेचर का मतलब ये होता है कि उनका इस्तेमाल, उनका यूज एक जैसा हो। तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम होना चाहिए। दूसरा हमने कहा सर दूसरा होता है नेचर ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस ये भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले आपसे पहलियां बुझवाऊंगा। प्रोडक्शन प्रोसेस का नेचर सेम होना चाहिए। तीसरा, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम होने चाहिए। इंसान ही यूज करें, ऐसा नहीं एक चीज इंसान यूज कर रहा है, एक चीज जानवर। फिर हमने कहा मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज, ये भी सेम हो। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी। यूनिलीवर तुम सारी चीजें इम्तियाज में या तो डायरेक्ट जाके दो या तो किसी के थ्रू भिजवाओ, सही है। आखिरी चीज नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट की नेचर। अब मेरा आप सबसे मेरा बच्चा ये है सवाल, अब बड़े गौर से सुनना। यूनिलीवर के हम 2 प्रोडक्ट लेते हैं, सनसिल्क और लक्स, और उनको इस क्राइटेरिया पे फिट करते हैं। सर कह रहा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्या सनसिल्क और लक्स का सेम है? नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस क्या सेम है? देखो सबसे पहले इन 2 पॉइंट, कितने लोग कह रहे हैं सनसिल्क और लक्स का नेचर सेम है प्रोडक्ट एंड सर्विस का? हाथ उठाएंगे बगैर डरे बगैर शर्माए। कितने लोग कह रहे हैं कि सर सेम नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं सर नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस भी सेम नहीं है? कितने लोग कह रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है? ऑनलाइन वालों आप भी हाथ उठाने का बटन, सेम है, प्रोडक्ट सेम है, सेम है। सब कितने लोग कह रहे हैं सेम है? सर जो लोग कह रहे हैं ना सेम है, यकीन माने आप इनको नहाने भेजें और सिर्फ साबुन रख दें, ये पूरा नहा के आएंगे, या सिर्फ शैम्पू रख दें, ये पूरा नहा के आएंगे, और ये लोग सही है। सर नेचर का वर्ड इतना ब्रॉड वर्ड है, ये यही बता रहा है। नेचर का वर्ड, भाई नेचर का वर्ड प्रोडक्ट और सर्विस, साबुन और शैम्पू तुम्हारी खूबसूरती निखारने के काम आते हैं, है ना सर? तुम्हारी खूबसूरती निखारने के काम आते हैं। बेटा कभी जाओ, लोग साबुन से नहाते भी हैं, सोच। नहीं तू नहीं है, लेकिन भाई नहा सकते हो, ऑप्शन है, आ जाए। दूसरी चीज सर प्रोडक्शन प्रोसेस भी तो सेम है भाई। एक को जमा के तुम्हें दे देते, एक को ऐसे ही लिक्विड फॉर्म में दे देते हैं, सही है। मतलब यार प्रोडक्शन प्रोसेस भी इन अ सेंस कि एक ही तरह की केमिकल मिक्सिंग होती है, सही है, वो सब सेम है।
नेचर का वर्ड, नेचर एग्जैक्ट सेम नहीं क्या, उसने क्या वर्ड यूज किया है? नेचर। उसने क्या वर्ड यूज किया है? नेचर। नेचर सेम होनी चाहिए। सही है सर। फिर और आगे बढ़ा सर, क्या उनके टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर सेम है? यस सर, इंसान ही है ना सर? सही है, इंसान ही है उनके टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर। और मतलब ऐसा नहीं किसी को भालू यूज कर रहा है, हमने कहा इंसान ही। अच्छा सर और आगे बताएं। अगली चीज सर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या उनका सेम है? सर क्या उनका द मेथड यूज टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स और प्रोवाइड देयर सर्विसेज, क्या वो सेम है? यस सर, एक ही। यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है? अब यूनिलीवर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचती है, जो कि प्राइम वगैरह एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको कहती है तुम गली मोहल्ले में पहुंचा दो। दूसरा ये है कि जो बड़े सुपर स्टोर ने बोलता है यूनिलीवर इनको डायरेक्ट हम पहुंचाएंगे। सही है, ये है सबका। और नेचर ऑफ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, पाकिस्तान के कवानीन जो हैं कॉस्मेटिक रिलेटेड, क्या वो दोनों पे अप्लाई होते हैं? यस सर। तो अब यूनिलीवर क्या करता है मेरा बच्चा, बड़े गौर से सुनना। यूनिलीवर पर्सनल केयर में जो उसके 10-12 ब्रांड है उनको अलग अलग शो नहीं करता, पर्सनल केयर के एक साथ ऑपरेटिंग सेगमेंट कहता है कि पर्सनल केयर में वैसे तो देखा जाए 10-12 ऑपरेटिंग सेगमेंट है, लेकिन जब बात होगी पीएनएल की तो वो उनको क्या करेगा? कंबाइन करेगा कि पर्सनल केयर का पीएनएल ये है। सही है, क्योंकि उसने कहा अगर मैं प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी आ गई, इतनों को अलग से शो करने लगा तो मेरी वाट लग गई। अब आए सर, ये मैंने किसकी एग्जांपल दी? अब इसी तरीके से यूनिलीवर कहता है होम केयर एक है, सर्फ एक्सेल डोमेक्स। सही है, इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं यूनिलीवर एक और काम करते हैं। पूछे क्या सर? यूनिलीवर फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट को मिला के एक कहता है। तो है तो सारे ईटेबल्स, जो ईटेबल्स के कवानीन है वही हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, उसी तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस है ना सर? तो उसने कहा ये सारे जो हमारे ईटेबल्स हो रहे हैं उस सबको हम क्या करेंगे? एक ही तरीके से शो करेंगे। क्या मैं क्लियर हूं? तो यूनिलीवर अपने पूरे टोटल को कितने उसमें शो करता है? 3 में। होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स। तो यूनिलीवर 41 को कितने में बंद कर देता है? अब सर आ जाए, अब आते हैं केएनएस की एग्जांपल। यहां पर सीए भी होता है और एसीसीए भी होता है। पहला पॉइंट सीएसीसीए का, सर क्या नेचर सेम है? नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। तुम भी अकाउंटिंग पढ़ते हो, ऑडिट पढ़ते हो, वो भी यही करते हैं। केएनएस के पर्सपेक्टिव से नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है। टीचर, सही है सर, टीचर क्लास में आता है और पढ़ाता है, ये सही है। तीसरा टाइप और क्लास, सीए भी इंसान करते हैं, एसीसी भी एलियन तो नहीं करते हैं ना सर, वो भी इंसान ही करते हैं। चौथा हमने कहा सर डिस्ट्रीब्यूशन, वही फेसबुक मार्केटिंग, वही इसी तरीके से पोर्टल वोर्टल। और पांचवा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। कितने लोग कह रहे हैं सर यहां पर सेम नहीं है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेम नहीं है? सर देखें, अलग अलग बॉडीज होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर अलग अलग बॉडीज के रूल्स सेम हो, है ना, रूल्स सेम हो, पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, हमने कहा पाकिस्तानी इंडियन जो है वो सब ब्राउन कहलाते हैं। हालांकि देखा जाए मुल्क अलग है, सही सब कुछ है, लेकिन हम सब ब्राउन कहलाते हैं ना, दो अलग अलग। तो अब मुझे बताएं मेरा बच्चा के कितने लोग कह रहे हैं कि सीएसीसी केएनएस के लिए एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट है? कितने लोग कह रहे हैं अलग अलग है? अलग अलग वाले ऑनलाइन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का कवानीन कानून मेरा बच्चा सर एक ही है, क्योंकि देखिए एक पे अगर आईके पे एक पे एसीसी है, लेकिन दोनों के रूल्स एक जैसे अगर हैं कि भाई आपको बच्चे को कम से कम इतने आवर्स टीचिंग देनी है, आपको टीचर की ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये उसका होना चाहिए, इसका मतलब है
कि सर सब कुछ क्या है, सेम है। और अगर सब कुछ सेम है तो CACCA केएनएस के लिए क्या हो गया, एक ही ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो हमने कहा स्टेप 1 आइडेंटिफाई करने हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट, स्टेप 2 एग्रीगेट करने हैं। सर आइडेंटिफाई करो और एग्रीगेट करो। ठीक है सर, क्या यहां तक हम क्लियर हैं? ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है तो बेटा लिख देंगे CC। सर जी बेटा। सर पॉइंट नंबर 3 को लें, क्लास ऑफ कस्टमर्स को, दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट 30 रुपए का, दूसरा 20,000 रुपए का, तो भी दोनों इंसान ले रहे हैं ना, पैसे को नहीं देखना यहाँ पे। क्लास तो है। हाँ, लेकिन हमने कहा मतलब क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब इंसान, क्लास में होता है कि एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल एक मेरा प्रोडक्ट है जिसको आप स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं इंडिविजुअल, एक मेरा प्रोडक्ट है जिसको कॉर्पोरेट खरीद रही है, वो अब क्लास अलग हो गई, सही है। लेकिन जो इंसान खरीद रहा है ना, अब हमें ये नहीं देखना कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, वो नहीं देखना है, सही है। हाँ, यहाँ पे क्लास का मतलब वो क्लास नहीं है जो कि हमारे दूसरे दिमाग में। सर क्या हम क्लियर है? अब हमने कहा स्टैंडर्ड रुको, यूनिलीवर के 41 ऑपरेटिंग सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किए। हाँ, क्या हमने उनको 3 में एग्रीगेट कर दिया? उसने कहा हाँ। हमने कहा अब क्या करें, डिस्क्लोज कर दें? उसने कहा रुको जरा, बोला शेयर होल्डर इतने भी अच्छे नहीं होते कि उनको सब चीजें सबके बारे में बता दो। बोला ये तो तुम्हें मैंने एक आइडेंटिफिकेशन दी है, सही है कि ये है। अब तीसरा एक और क्राइटेरिया है, अगर उस पे भी पूरे उतरते हैं तब उसको डिस्क्लोज करोगे। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले एग्जामिनर जो है ना एक काम करता है, पूछे क्या सर? एग्जामिनर कहता है ये तो एग्रीगेशन क्राइटेरिया आपको बता दिया कि ये 5 चीजें सेम है, या हिंट दे दी। दूसरा वो इसके लिए एक वर्ड यूज करता है हिंट के तौर पे पेपर में। अच्छा याद रखें, ये वो वाहिद चीज है, इस एग्रीगेशन क्राइटेरिया के ऊपर लिख लो नॉट टेस्टेड येट। मैं आपको क्लास में बता दूंगा क्या चीज अब तक टेस्ट हुई है, क्या चीज, तो आपको पता हो ना, इसके ऊपर हम अलग से सवाल भी करेंगे। ये चीज अब तक टेस्ट नॉट टेस्टेड येट। अब तक इसको एग्जामिनर भैया ने पूछा ही नहीं है पेपर में, सही है सर। एग्जामिनर अक्सर इसके लिए जो ना एक शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकता है, जो स्टैंडर्ड में भी दी है, वो होती है सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहता है? वो कह देता है कि अगर वो सवाल में आपको ये कह दे कि ये 2 प्रोडक्ट्स के सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब ये है, कह रहा है भाई इनको कंबाइन कर दे, इनको क्या कर दे, एग्रीगेट कर दे। हमें ये शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए, ये हिंट्स पता होनी चाहिए कि अगर वो या तो आपको कह दे साबुन है, शैम्पू है, जिसमें आपको खुद निकालना है क्या ये सेम है। अगर वो ये नहीं कहेगा तो आपको हिंट देगा कि क्या है सिमिलर इकोनॉमिक। अगर ये भी उसने कह दिया तो आपने कहा बेस्ट हो गया, मैं इसको कर दूंगा। क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? एग्रीगेट की सारी कंडीशन पूरा होना जरूरी है। एग्रीगेट की सर सारी कंडीशन पूरे होने जरूरी है, एक भी नहीं हुई तो एग्रीगेट नहीं कर सकते। क्या मैं क्लियर हूं? ACCA में एक दफा हम देखेंगे भी सवाल आया, उसने कहा कि भाई 2 अलग अलग मुल्क हैं, 2 अलग अलग कॉन्टिनेंट में सेल्स हो रही है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर इकोनॉमिक, तो इसका मतलब क्या कह रहा था, उनको एग्रीगेट कर दो, सही है सर। तो ये याद रखना। चले सर, अब हमने इसमें FAR2 में बहुत सारी थ्योरी पढ़ी, अब जो अगले कॉन्सेप्ट्स है ना वो हमें लेकर जाएंगे प्रैक्टिकल की तरफ। 41 ब्रांड यूनिलीवर के कितने में एग्रीगेट हो गए? अब हमने कहा स्टैंडर्ड क्या इनको डिस्क्लोज कर दे, स्टैंडर्ड ने कहा नहीं, अभी ये ऑपरेटिंग सेगमेंट बने हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बने। अभी ये ऑपरेटिंग सेगमेंट बने हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट नहीं बने, है ना। अभी इन्होंने CA में एडमिशन लिया है, क्वालिफाई नहीं किया, क्वालिफाई इंशाल्लाह हो जाएंगे, फिर इनकी शादी होगी, आ जाएं। क्यों सर? क्वालिफिकेशन का सबसे बड़ा मकसद क्या है आपकी जिंदगी का? सर ये देखें, लोग जो है ना क्वालिफिकेशन के बाद खामोशी, क्वालिफिकेशन के बाद जो है ना लोगों ने मकसद बनाया है बस शादी, ये वो नहीं बेटा। क्वालिफिकेशन के बाद तो असल दुनिया शुरू है। शुरू की क्लासों में मैं हमेशा कहता हूँ नियत कर लो 3 काम करने की, जितना भी पढ़ोगे इबादत,
पहली चीज के इंशाल्लाह क्वालिफाई होगे तो इस मुल्क से सूदी निजाम खत्म करोगे, क्योंकि सीएस ही ये काम कर सकते हैं जिनके बारे में पहली नीयत ये होगी। दूसरी चीज कि अपने आसपास जो ऐसे लोग हों जो तुम्हें कुछ नजर आएंगे, अफोर्ड नहीं कर सकते चीजें, उनकी कफालत करोगे। तुमको मतलब अल्लाह ने रिस्क दिया होगा उसमें तुम्हारे उन आसपास के, और वो सफेद पोश होते हैं जो मांगते भी नहीं है, लेकिन आपको खुद अंदाजा लगाना होता है। तीसरी चीज अपना आधा ईमान मुकम्मल करोगे इंशाल्लाह। तो ये तीनों चीजें आप नियत कर लेंगे तो जो भी पढ़ लें वो क्या हो जाएगा, इबादत है ना सर। तो आ जाए सर इबादत के लिए, तो अब तुम मना भी नहीं करोगे जितनी भी लंबी क्लास लें। अब हम आते हैं सर रिपोर्टेबल सेगमेंट पे। किस पे आते हैं? अब सर ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ने कहा भैया रिपोर्टेबल सेगमेंट वो ऑपरेटिंग सेगमेंट होगा जो 3 कंडीशंस में से एक भी मीट कर ले। जो 3 में से, हमने कहा अच्छा जी वो क्या है, हम आ रहे हैं रिपोर्टेबल सेगमेंट की तरफ। नौजवानों भाई रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या होगा? जो 3 में से एक भी कंडीशन मीट कर लेगा वो इंशाल्लाह हो जाएगा रिपोर्टेबल सेगमेंट। अब 3 कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है, ये मेरे साथ कॉपी करते जाएं, एसेट्स रिलेटेड। दूसरी है, पहली कर लेते हैं रेवेन्यू रिलेटेड, पहली कर लें रेवेन्यू रिलेटेड। दूसरी है एसेट्स रिलेटेड। तीसरी है प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड, प्रॉफिट और लॉस रिलेटेड। सेगमेंट टोटल रेवेन्यू is greater than or equal to 10% of all operating segments। ये कॉपी करना है मेरा बच्चा, रेवेन्यू। ये पहली कंडीशन सर फिक्स है, कंफर्म है जी बेटा, फिक्स है, कंफर्म है। प्रॉफिट स्लैश लॉस रिलेटेड, एसेट्स रिलेटेड, segment total assets is greater than equal to 10% of all operating segments assets। और सर जो ये तीसरी कंडीशन है ना, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, इसके लिए आप जगह छोड़ देंगे। पहले शुरू की 2 रेवेन्यू रिलेटेड और स्टेप्स याद रखना। सबसे पहले आइडेंटिफाई करने ऑपरेटिंग सेगमेंट, हमने कहा ठीक है। फिर एग्रीगेट कर सकते हो तो एग्रीगेट कर देना, ठीक है सर। फिर रिपोर्टेबल। अब तीसरे नंबर पे आप रिपोर्ट, यूनिलेवर को अभी भी स्टैंडर्ड ने 3 जो है सेगमेंट्स को रिपोर्ट करने नहीं दिया है, जो उसने एग्रीगेट करनी हो, होम केयर पर्सनल के। उसने कहा नहीं, इन तीनों में से एक क्राइटेरिया पूरा होना जरूरी है। अब हमने कहा वो कौन सा है भाई, आ जाएं। सर पहला क्राइटेरिया क्या कह रहा है? 10% होना चाहिए ना, 10% ऑफ। हाँ 10% ऑफ, सही है सर। ये कह रहा है सेगमेंट टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ। उसने कहा जिसको तुम डिस्क्लोज कर रहे हो शेयर होल्डर को, जिसका पीएनएल बैलेंस शीट अलग से बताओगे, भाई उसके अंदर इतनी तो सलाहियत हो कि तमाम सेगमेंट्स का टोटल जो रेवेन्यू है उसका 10% या उससे ज्यादा हो। दूसरे अल्फाज में कह रहा है वो इतना मटेरियल तो हो, इतना सिग्निफिकेंट तो हो कि 10% रेवेन्यू पूरी जो कंपनी का बन रहा है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर वो ना हो तो फिर उसको डिस्क्लोज भी नहीं करना। आ जाए सर। अब हम आते हैं, पढ़ते हैं इसको।
आपको क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड नजर आ रहा है समरी में? वो जो बच्चे रिकॉर्डिंग वाले होंगे बच्चा, वो इस नंबर पे, अगर आप YouTube से रिकॉर्डिंग डायरेक्ट देख रहे हैं तो राब्ता करके हैंडआउट्स ले सकते हैं। चलें सर, पहले पे आते हैं क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। Information is required to be disclosed separately about an operating segment that meets any of the following quantitative threshold। अगर ये इनमें से कोई भी quantitative threshold meet कर लेते हैं, पहला पढ़ रहा हूं, its reported revenue including both sales to external customers and inter-segment sales or transfers is 10% or more of the combined revenue। अब यहाँ पे inter-segment को अंडरलाइन कर लो। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। मैं चाहूंगा आप सब इसको एक दफा खुद से फिर से पढ़ें, फिर मैं आपको समझाऊंगा इंटर सेगमेंट सेल्स क्या होती है। कितने लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर दे दिया है? माशाल्लाह। कितने लोग अभी देंगे? दे रहे हैं, चलें सर। आए सर, एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग, पढ़ा है? अच्छा, अब वो नहीं, तुम लोगों से निकल गया ना। अब सर सुनिएगा, पहले होता था कॉस्टिंग में, अब शायद जो है, मैं यूनिलीवर में उसका हेड था ट्रांसफर प्राइसिंग। अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है सुनना। एक ही कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जब एक चीज आ गए जो है ना, एक डिपार्टमेंट पहले एक चीज को प्रोसेस कॉस्टिंग तो पढ़ा हुआ है ना, प्रोसेस जिन्होंने नहीं पढ़ा भाई, एक प्रोसेस है, उसमें एक चीज पहले बनती है, आधी बनती है, फिर दूसरे में जाती है, फिर तीसरे में और फिर चौथे में। अब मसला पता है क्या होता है? मैं तुम्हें बताता हूँ मसला क्या होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कॉपी नहीं करना भी कोई, सिर्फ समझना है। सर हमने कहा एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट एक्स समझ लो। पहले वो डिपार्टमेंट ए के बाद आता था, डिपार्टमेंट ए 10 रुपए उस पर खर्च करता था, और फिर वो जाता था डिपार्टमेंट बी के पास, डिपार्टमेंट बी खर्च करता था 10 रुपए, फिर वो जाता था सी के पास, सी भी 10 रुपए खर्च करता था, और फिर वो आ जाता था डी के पास, डी 10 रुपए खर्च करता था। टोटल कॉस्ट कितनी होती थी? 40, और आगे कस्टमर को पहना दिया जाता था 100 रुपए में। सही है? अब डी वाले चौड़े हुए फिरते थे कि भाई असल तो हम काम करके दे रहे हैं, हम जब उसको आखिरी टच देते हैं उसके बाद 100 रुपए में बिकता है। ए बी सी वालों को वो कहते थे भाई तुम क्या करते हो, तुम तो बस शुरू कर देते हो ना, असल में देखो जो एंड करता है ना, मैच जो फिनिश करता है, असल बात तो उसकी होती है ना सर। तो अब ये काम हो जाता था, तो भाई उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आया ट्रांसफर प्राइसिंग का। कंपनी ने कहा नहीं, अब डी वालों को इतना चौड़ा नहीं होने देंगे, हम एक काम करेंगे। कंपनी ने कहा, ए को कहा, ए भैया तुम कितने लगाते हो, तुम्हारी कॉस्ट कितनी है 10, तुम प्रॉफिट चार्ज करो कितने का, 10 रुपए का। सही है? कॉस्ट कितनी है 10, प्रॉफिट कितना चार्ज करोगे 10 रुपए का, और तुम 20 रुपए का टोटल करके बी को बेचो। बी की कॉस्ट कितनी हो गई 20। सही है? मतलब बी तुम भी जो है 10 रुपए का प्रॉफिट चार्ज कर लो, कितना हो गया? अच्छा, बी की कॉस्ट 20 हुई, बी ने 10 रुपए अपने और लगा दिए, 30 हो गया, और फिर इसने 10 रुपए का प्रॉफिट और चार्ज किया, कितना हो गया? देखो बी के पास ए से 20 रुपए का आ गया, मजीद उसने अपने 10 रुपए और लगाए इस प्रोडक्ट के ऊपर, 30-40 पे तुम बेच दो। सही है? सी के पास गए, बोला सी तुम्हारे पास कितने का आया 40, सी तुमने भी अपने कितने लगाए 10, 50 का हो गया। अब तुम इसके ऊपर अपने लगा लो 10, कितना हो गया 60, तुम 60, और फिर डी के पास गए, डी को कहा कि भाई तेरे पास 60 का आया, 10 लगा, और फिर बेशक तू 30 का प्रॉफिट भी लगा ले, 10 की कॉस्ट लगाई तूने, 30 का प्रॉफिट 100 रुपए में आगे बेच दे। अब डी ये चौड़ा नहीं हो सकता कि सिर्फ प्रॉफिट मैं कमाता हूं, अब डी को कहेंगे ए भी प्रॉफिट कमा रहा है, बी भी कमा रहा है, और सी भी कमा रहा है। सर ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस मैनेज हो जाए और ये पता चल जाए कौन सा डिपार्टमेंट कितना कमा रहा है।
अब सर ये क्यों करते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हर डिपार्टमेंट का सामने आ जाए कि इसका इतना रेवेन्यू है, सही है। अब मुझे बताएं सर ये ज्यादातर किस इंडस्ट्री में होता है? ये ज्यादातर होता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। जो गाड़ियों की इंडस्ट्री होती है ना सर, उसमें इंजन एक अलग वो होता है। इंजन वाली जो कंपनी है वो अपना इंजन बनाती है, उस पर प्रॉफिट लगा के आगे देती है ऑटोमोबाइल को, सही है सर। तो वो जो फिर असेंबली वाली है, इसी तरीके से एक और कंपनी होती है जो बाकी पार्ट्स बना रही होती है, साइलेंसर वगैरह, वो भी अपना प्रॉफिट लगा के देती है ताकि सबकी परफॉर्मेंस आए। अब सर सुनना, डिपार्टमेंट ए इस केस में कहेगा मेरा इंटरनल रेवेन्यू कितना है? 20 रुपए। इंटरनल रेवेन्यू कितना है? डिपार्टमेंट ए क्या कह रहा है? मेरा इंटरनल रेवेन्यू है मेरा भैया 20 रुपए। 20 रुपए डिपार्टमेंट ए का अगर इंटरनल रेवेन्यू है तो डिपार्टमेंट बी कहेगा मेरा इंटरनल रेवेन्यू कितना है? 40। तो ये यही कह रहा है यहां पर कि सेगमेंट टोटल की जब बात कर रहा है तो टोटल का मतलब है एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। एक्सटर्नल भी और प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, यूनिलीवर। सर यूनिलीवर जो मैदा होता है, सही है, मैदा होता है, बाकी आटा शाटा जो भी चीजें लेता है वो लेता है और वो पहले आइसक्रीम फैक्ट्री प्रोक्योर करती है और उसी में से वो कुछ हिस्सा फूड्स को, नूडल्स को भी दे देती है और बाकी हिस्सा अपने पास ये जो कॉर्नेटो वगैरह के कॉर्न शोन आते हैं उनके लिए भी रख लेती है। तो वो ऐसे ही नहीं देती, उसके ऊपर भी पैसे चार्ज करती है, सही है सर। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये बड़ा होता है कि आप इंटरनल भी सेल्स करते हो और एक्सटर्नल भी सेल्स करते हो, सही है सर। जब इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स दोनों होती हैं तो जब हम सेगमेंट में रेवेन्यू की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा मकसद? टोटल सेल्स। टोटल का मतलब क्या है? यहां पर चाहो तो एस्टेरिक डाल के लिख भी दो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जैसे सर मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जो मैंने आपको सुजुकी की एग्जांपल दी। सुजुकी या किसी भी इंजन जो बनाता है ना, तो जो इंजन बना रही है सुजुकी की एक डिपार्टमेंट, वो एज एन इंजन ही डायरेक्ट मार्केट में भी बेच रही है। किसी का इंजन खराब हो गया मेहरान का, तो भाई ये तो नया इंजन लगा ले, और वो इंजन आगे भी दे रही है सुजुकी के नई गाड़ी में भी लग जाए। तो जो सुजुकी वालों को आगे दे रही है वो इंटरनल सेल्स है और जो मार्केट में बेच रही है वो क्या है? एक्सटर्नल सेल्स है। तो ऑनलाइन वाले बच्चों बेशक क्या आप मेरे साथ हैं? चले सर अब आगे बढ़ूंगा। सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स यूसुफ, सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टर। चलें सर अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम इसके सवालात की तरफ आएंगे, सवालात की तरफ आएंगे और इन सवालात को देखेंगे। तब ब्रेक मैंने इस दफा क्लासों को कोशिश किया करनी ऐसे कि असर से पहले पहले आपको फारिग कर दूं। असर लेट हो गई ना तो हम एक क्लास में इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, क्योंकि नमाज के ब्रेक में वैसे ही आप लोग आधा पौना घंटा लगा देते हैं ना। फिर सऊद भाई से भी मैंने कमिटमेंट की हुई है, तो 6 बजे अगर उनकी क्लास शुरू होगी। आज क्लास है क्या? सर ए का इंटरनल प्रॉफिट 10 है। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 10 है ए का इंटरनल प्रॉफिट। चले सर अब हम आएंगे सवालात की तरफ। चले सर आ जाएं सवालात की तरफ। क्या आप सब हमारे साथ हैं? सर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा पेज नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 4 पे सबको नजर आ रहा है मेरा बच्चा? नहीं वापस ले लो। The following information relates to Asan Khanani, a company with 5 divisions of operations। ठीक है सर। फिर उसमें कह रहा है
वुड, फर्नीचर, वनीर, वेस्ट, अदर सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, इंटर सेगमेंट रेवेन्यू, रिपोर्टेड प्रॉफिट। फर्नीचर सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स, फिर वनीर है, फिर वेस्ट है, फिर अदर सेल्स है और टोटल है। इंटर सेगमेंट रेवेन्यू और रिपोर्टेड प्रॉफिट। फिर कह रहा है टोटल एसेट्स 4900, 4100, 200, 400, 600 और 10,200। अभी हम बात करेंगे किसकी से? हम बात करेंगे रेवेन्यू बेस की। विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस डिविजन्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब सुनना, सबकी तवज्जो इधर मेरा बच्चा, इनमें से अभी हम सिर्फ रेवेन्यू की बात करेंगे। तमाम डिविजन्स का रेवेन्यू, सबकी तवज्जो इधर। सर क्लास में सीखना है, पेपर में कैसे इसको आंसर करना है, परफॉर्म करना है, ये भी याद रखना। सबकी तवज्जो इधर। नौजवानों, सबसे पहले जब भी आप आंसर करेंगे इसका शुरू ये हम कर रहे हैं। आंसर नंबर 1 आपने लिखना है, थ्रेशोल्ड डिफाइन करना है। सर याद रखें, बच्चा फेल इसलिए भी होता है क्योंकि वो पेपर पूरा नहीं करता। और पेपर पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि उसको ये सिखाया नहीं जाता क्लास में कि बेटा कम वक्त में कैसे पेपर कॉम्प्रिहेंसिव काम करना है। सर थ्रेशोल्ड पे आप आएंगे और आपने कहा रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड क्या है? 10% ऑफ तमाम सेगमेंट्स का रेवेन्यू। तो पहले आप निकाल लेंगे कि टोटल रेवेन्यू जितना भी है उसका 10% कितना बनता है। तो नौजवानों अगर आप देखें टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर नजर आ रहा है स्क्रीन पे 650 और आपने कहा सर रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल 48, ये दोनों नजर आ गए तो टोटल 698 हो गया। तो हमने कहा रेवेन्यू का थ्रेशोल्ड है 698 का 10%, जो कितना बना 69.8 ग्रेटर देन इक्वल टू आपने कहा होना चाहिए 69 अभी कॉपी कोई नहीं करेगा, सिर्फ समझेंगे। अब आपने कहा कि सर इनके पास कितनी डिविजन्स हैं? 4 है 5 है। हमने कहा सर एक इनके पास वुड है, चलिए वीनर नहीं वनीर। सर क्या होता है ये वनीर? ये वनीर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? सर व्हाट इज वनीर? सर वनीर मतलब फिर वुड क्या है? सर वो एक फॉर्मिका जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं ना, जो फर्नीचर के ऊपर एक अलग से शीट लगी होती है, सही है सर, उसको क्या कहा जाता है? नौजवानों इधर देख लो सर, सर पहली चीज वोट का मुझे टोटल रेवेन्यू बताओ कितना है इंटरनल एक्सटर्नल मिला के? 258, 220 प्लस 38, ऐसा ही है 258, सही है सर। फिर आते हैं फर्नीचर भी 258, फिर वनीर 62, वेस्ट और अदर्स। अब सर देखें पहली अटेम्प्ट आई है, मैं कहता हूं पहली अटेम्प्ट आई है, देखना 5 में से कितने बच्चे पास हो रहे हैं। सर किसका रेवेन्यू 69.8 से ज्यादा आ रहा है? वुड और फर्नीचर का। तो हमने कहा ये दोनों
रिपोर्टेबल बन रहे हैं रेवेन्यू की बेसिस पे, मानते हो? और रेवेन्यू, ठीक है सर। वोट और ये दोनों किसकी बेसिस पर रिपोर्टेबल बन रहे हैं? सर ये तीनों रिपोर्टेबल ही। तो सर अब क्या करेंगे? अब इनकी अगली अटेम्प्ट लगेगी। अब इनकी अगली अटेम्प्ट लगी, देखो ये दोनों तो बन गए रिपोर्टेबल, इन दोनों को तो आपने डिस्क्लोज करना ही करना है। अब इन तीनों को देखना है। नहीं एग्रीगेट नहीं है, इनको अभी अलग अलग समझ के हम ये वोट अलग कर रहे, फर्नीचर अलग, अभी उनको अलग अलग समझ। अभी हमने एग्रीगेशन क्राइटेरिया अप्लाई नहीं किया है, अभी कॉन्सेप्ट बिल्डर में सिंपल रख रहे हैं। उसने हमें नहीं बताया एग्रीगेशन के बारे में, हम अज्यूम कर रहे हैं एग्रीगेट सही है। वोट हमने कहा कि लोग कोयले पे क्या लकड़ी पे चूल्हा जलाने के लिए लेकर जाते हैं, फर्नीचर कंपनियां खरीदते हैं, सब अलग अलग है। आ जाए सर अगला क्राइटेरिया कह रहा है एसेट का। भाई एसेट्स में पढ़ते हैं, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर आप बोर्ड पे देख सके मेरा बच्चा। सेगमेंट टोटल एसेट्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ ऑल सेगमेंट्स एसेट्स, सही है सर। अब हमने कहा सर आए इसको पहले समरी से भी एक दफा देख लेते हैं, समरी में यही बात कह रहा है या कुछ इजाफी बातें भी हैं? ये कह रहा है द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ, सॉरी थर्ड वन, देखो समरी के अंदर में थर्ड बुलेट पढ़ रहा हूं, दूसरा वाला नहीं पढ़ा, वो प्रॉफिट वाला है। इट्स एसेट आर 10% और मोर ऑफ द कंबाइंड एसेट्स ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब आपने कहा सर पहले तो हम ये एसेट्स का टोटल करते हैं सवाल में से। पेज नंबर 4 पे आ जाए मेरा बच्चा, पेज नंबर 4 पे आ गए आप सब। और पेज नंबर 4 पे आने के बाद अगर आप टोटल करेंगे 10,200 टोटल एसेट्स कितने? 10,200। अब आपने कहा सर इसका थ्रेशोल्ड एसेट्स कितना? 10,200 का 10% कितना बना? 1020। अब आपने कहा सर इन सबके मैं वापस लिख देता हूं, इनके भी इसके कितने एसेट्स हैं? 200 और 600। अब सर मुझे बताएं सर, ये वुड वाला जो बच्चा है इसको फिर एक दफा इसने तफरी में पेपर दिया, पहली दफा पास हो चुका था, फिर दिए फिर पास हो गया। चीता है ये, है ना? ये एसेट की बेस पर भी पास हो रहा है, क्या फर्नीचर वाला भी हो रहा है? सर ये 3 तो फिर रह गए, क्योंकि वनीर के एसेट्स कितने? 200। रिपोर्टेबल होने के लिए कितने चाहिए थे? ना वेस्ट के ना अदर्स के। इसका मतलब है अब ये सारे के सारे कौन सी अटेम्प्ट पे जा रहे हैं? थर्ड अटेम्प्ट पे। वो सबसे टेक्निकल अटेम्प्ट है। कॉपी करें, यहां तक फिर लेके जाएंगे इनको थर्ड अटेम्प्ट पे। कॉपी करे मेरा बच्चा, क्या कह रहा है? वनीर। जल्दी कॉपी करे मेरा बच्चा। लेकिन एग्रीगेट तब करते ना एग्रीगेट की कोई इंडिकेशन हो। उस समय एग्रीगेट की कोई इंडिकेशन नहीं की तो हमने अज्यूम किया 300 अलग अलग है। जब सवाल में कोई एग्रीगेट की इंडिकेशन नहीं देगा ना, वो एग्रीगेट करवाना होगा, कहीं ना कहीं वो हमें इशारा देगा कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक सेम है या कुछ वो है। ये सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ना, लेकिन मेरा बच्चा मैंने की है क्योंकि हम जूम की रिकॉर्डिंग पहले लगा दिया करेंगे। अब से हमने ये सोचा है ताकि जिस बच्चे की कोई एक क्लास मिस और वो अगली क्लास में लाइव आना चाहेगा या फिजिकल, तो उसको वो जूम की रिकॉर्डिंग देख लेगा और फिर जूम की रिकॉर्डिंग के बाद जो एचडी रिकॉर्डिंग होगी वो अगले दिन फिर आ जाएगी। ऑपरेटिंग सेगमेंट ये है सारे ऑपरेटिंग सेगमेंट है। तुमने हाथ डाल दिया, पजामा पहनना पड़ेगा। खामोशी, चले जल्दी करें।
ये मिटाऊं क्या? बढ़ो। Some अभी सर ये कॉपी नहीं करना है आप लोगों ने। ये कॉपी मतलब चाहे बाद में, पहले इसको समझ लें। बहुत तेज हो गए तुम लोग, है ना? सर ये अभी कॉपी नहीं करना है, ये मैं पढ़ भी दूंगा। ऑनलाइन वाले बच्चों जब हुआ नीट, अब ये कॉपी आपने नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वजह है। चले सर, पहले हम तीसरा क्राइटेरिया। सर अब पहले हम, आपने कॉपी कर लिया होगा, तो अब हम तीसरा क्राइटेरिया पढ़ेंगे समरी से और फिर बढ़ेंगे आगे। सर तीसरा क्राइटेरिया समरी से हम पढ़ रहे हैं मेरा बच्चा, जो कि बेसिकली बुलेट के अंदर दूसरा लिखा हुआ है, लेकिन याद रखेंगे सबसे टेक्निकल पॉइंट है। IFRS 8 का सबसे टेक्निकल पॉइंट अगर है तो वो ये है। ये कह रहा है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट। क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? एब्सोल्यूट, अंडरलाइन करें। अमाउंट ऑफ इट्स रिपोर्टेड प्रॉफिट और लॉस इज 10% or more of the greater in absolute amount of combined reported profit of all segments, all operating segments that did not report a loss, and the combined reported loss of all operating segments that reported a loss. एक दफा फिर से पढ़े और मुझे समझाइए कहना क्या चाहता है। से कंपेयर। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है ये? सर ये क्या कहना चाह रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों? मेरा कोई तुम में से कोई बताए सर क्या कहना चाह रहा है? प्रॉफिट और लॉस, अब्दुल रहमान। चले सर सुनिएगा, ये कह रहा है वो सेगमेंट्स जिन जी बोले सेगमेंट में से कुछ प्रॉफिट आ रहा है, कुछ में लॉस आ रहा है, तो
टोटल लॉस वाले का 10% से ज्यादा लॉस हो और प्रॉफिट में भी 10%? नहीं सर, वो कह रहा है आपने कुछ सेगमेंट्स में प्रॉफिट होगा, कुछ में लॉस होगा। प्रॉफिट वालों को अलग करना है, लॉस वालों को अलग करना है। प्रॉफिट वालों को अलग करेंगे, सम करेंगे, लॉस वालों को अलग करेंगे, सम करेंगे, साइन को इग्नोर करके। फिर आप उसका निकालेंगे 10%, प्रॉफिट का भी 10% और लॉस का भी 10%, और फिर उस जो भी फिगर 10% की आएगी उनमें से जो भी हायर होगी उसको लेंगे, वो आपका थ्रेशोल्ड है। और फिर उसको आप इंडिविजुअल सेगमेंट्स के प्रॉफिट और लॉस से कंपेयर करेंगे, साइन को इग्नोर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि साइन इग्नोर। एब्सोल्यूट मैथ्स में अगर किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई, ए लेवल्स में पढ़ा हुआ हो, तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है सर? ये लेकिन ऐसा समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसके ऊपर कुछ 2-3 छोटी छोटी एग्जाम्पलें ना देखें। आमिर बेटा टेंशन ना लें, अभी हम इसके ऊपर सर छोटी छोटी कुछ चीज सवालात देखेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल वाला क्लियर हो जाए। सर पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं। पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3। क्या आप सब आ चुके हैं पेज नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 पे? ये कह रहा है, अभी इसको कॉपी नहीं करना, कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा। ये कह रहा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ कोटेड कंपनी विद 5 डिवीजन ऑफ ऑपरेशंस, डिवीजन 1 2 3 4 5। अब आप देखें लॉस किस में आ रहा है? 3 में। अब प्रॉफिट वाली जो डिविजन्स हैं वो उनका टोटल प्रॉफिट का टोटल कितना बन रहा है? 110, और लॉस वालों का कितना बन रहा है? 40। अब ये पहले पॉइंट में क्या कह रहा है? आप हायर कर लेंगे 10 फर्स्ट कंप्यूट 10% ऑफ हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ। अब आपने कहा सर हायर ऑफ की अगर मैं कंडीशन पे जाऊं तो हायर ऑफ में मेरे पास क्या आ रहा है? सम ऑफ प्रॉफिट्स का 10%, ऐसा ही है। सम ऑफ प्रॉफिट्स है 110 और सम ऑफ लॉसेस कितने? सम ऑफ लॉसेस हैं 40। अब इसने कहा इन दोनों का हायर क्या बनता है? 100, तो आप ले लेंगे 110 का कितना परसेंट? अब आपका इस पॉइंट के लिए थ्रेशोल्ड कितना हो गया? थ्रेशोल्ड कितना हुआ? 11 है ना सर? अब आपने क्या करना है सर? अब आपने इस थ्रेशोल्ड को कंपेयर करना है हर डिवीजन के प्रॉफिट या लॉस से, साइन को इग्नोर करके। अब आते हैं सर डिवीजन जो है हमारे पास 1, क्या ये रिपोर्टेबल है? 11 से कम है 10। डिवीजन 2, क्या ये रिपोर्टेबल है? यस सर ज्यादा है। डिवीजन 3, यस सर ज्यादा है। डिवीजन 4, यस सर ज्यादा है। डिवीजन सर डिवीजन 3 क्यों? ये तो -40 है। साइन को क्या करना है? इग्नोर। आए सर क्वेश्चन नंबर, इसका मतलब है 3 में सिर्फ 1 नहीं है, बाकी आए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हायर क्या है हमारे पास? 110। 110 का 10% कितना बन रहा है? अब आपने कहा सर 13 22 सब कुछ ये सब हो जाएगा, 11 से ज्यादा ही है, 90 भी हो जाएगा, ऐसा ही है सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स वाला टू खाना लेने में, इसमें मुझे बताएं इसमें हायर क्या लूंगा? 110 लूंगा, 110। अब इसमें भी लॉस वाली फिगर देंगे, फिर वही बात, लॉस को क्या करना है? साइन को इग्नोर करना है। सम ऑफ लॉस साइन को इग्नोर करके 110 हमारे पास ज्यादा है, ऐसा ही है। और हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5 में इसका 11 आ गया, 11 को आपने कंपेयर किया इंडिविजुअल सेगमेंट के, सब है। आ जाए सर आखिरी वाले पे, क्वेश्चन नंबर 6, 80 लूंगा तो 8 बना, तो 8 के हिसाब से सारे, या सर 2 भी होगा इक्वल। अच्छा सर अब यहाँ पर एक मासूमाना सवाल है, सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर। अगर सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे शुरू में ही बता रहा हूं वो चीजें जहां पे एग्जामिनर ने अब तक आपको टेस्ट नहीं किया लेकिन कर सकता है।
सर अगर ये 69.5 होता वनीर कितना होता उस सवाल में, और 69 पॉइंट मैं परसेंटेज के हवाले से बता रहा हूं कि राउंड। अब सर अगर मैं 69.5 को डिवाइड कर दूं ना 698 से इंटू 100, तो अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली वाले फॉर्मूले पे जाएंगे तो ये 10% हो जाएगा, मानते हो? अब मेरा आपसे मासूमाना सवाल है, मैं एग्जैक्ट 10% पे जाऊंगा या मैं अप्रोक्सीमेट भी चला जाऊंगा, 9.99 9.98 भी चला लूंगा? कितने लोग कह रहे हैं एग्जैक्ट पे जाएंगे, कितने लोग कह रहे हैं अप्रोक्सीमेट चला लेंगे? 9, जैसे यहाँ पर कुछ 9 पॉइंट कितना बना है वैसे लगाओ तो 9.96 9.96। तो मेरा सवाल है 9.96 या 10 कर लेंगे, बोलेंगे कर दो, नहीं। जब 10% की बात आई तो स्टैंडर्ड ने कहा 10 मतलब 10, 9.999 भी 10 का मतलब क्या है 10, तो याद रख लेना 10 से कम नहीं होगा। तो इसीलिए अभी जो 8 आया था ना कि 8 और 8, तो मैंने कहा 8 को मैं क्यों कर लूंगा काउंट, इसलिए कि एग्जैक्ट है। चलें सर अब आगे बढ़ेंगे नौजवानों। सर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए इसी सवाल में अब आ जाएंगे जो क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे थे। सर क्या इसमें किसी में लॉस है क्या? रिपोर्टेड प्रॉफिट 54, 45, 12 और 9 और 10, टोटल कितना है? 130 का प्रॉफिट है। सर अगर मैं ये वर्किंग करूं यहाँ पर तो हमने कहा लॉस तो है ही नहीं, अच्छी कंपनी है, लॉस कमाती ही, अगर लॉस नहीं कमाती तो हमने कहा सम ऑफ प्रॉफिट ही 130 है और 130 का 10% 13, 130 का रेवेन्यू एसेट्स। तीसरा केस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस, इसका हमने थ्रेशोल्ड क्या निकाला? 130 का 10% 13, तो हमने कहा भैया इनका मुझे बताओ क्या है? सर ये तीनों नॉट रिपोर्टेबल, एनआरएस मतलब नॉट, तीनों अटेम्प्ट इनकी लग गई है ना सर, और ये नॉट रिपोर्टेबल, जबकि ये दोनों फिर से पास होके निकले। सर तो फेल हुए ये 3 दफा अटेम्प्ट की फिर भी नहीं निकले, कोई मसला नहीं सर, लर्निंग होती है। आज मैं एक शख्स से मिला और मेरा दिल चाहा कि उस शख्स का सर फाड़ दूं, फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने कहा क्यों भाई? एक बंदा है जिसका बीएम का पर्चा फेल हुआ और पिछली दफा उसने एमएफए दिया, बोलते सर अच्छा हुआ मेरा पेपर जो है ना बीएम का फेल हो गया था कि मैंने ना कुछ नया सीख लिया। मैं कहा तू पागल है, मैंने कहा देख सीखने के लिए दुनिया बड़ी है, तू सीख ला भाई, पेपर में बैठने की क्या जरूरत है। थोड़े दिन पहले उसी बंदे ने कहा था उसका FAR1 भी निकला था, तो कोई दूसरी चीज तो सर अच्छा हुआ मेरा जो ना FAR1 फेल हुआ, क्योंकि पहले फेल नहीं होता ना तो जो बाद में नए टॉपिक आए थे इन्वेस्टमेंट में पढ़ नहीं सकता। कहा भाई तुझे पढ़ने का शौक है वो अपनी जगह है, तू पढ़ाई कर ले, लेकिन तू इस चक्कर में फेल हो रहा है यार। बोलता सर बीएफडी में आसानी होगी, हमने कहा बीएफडी तक पहुंच तो सही मेरा बच्चा। मतलब सर जब आप देखें ये मेंटेलिटी है लोगों की, आप समझें भाई, मैं बोलता हूं पास होना सबसे सीखने के लिए दुनिया पड़ी है भाई, तुम इस चक्कर में थोड़ी फेल हो गए, अभी सिलेबस में कुछ आएगा और पढ़ूंगा। चले सर बढ़े क्या आगे? पक्की बात है, कॉपी करने का टाइम दे, जल्दी से कॉपी करना है, कॉपी करें, फिर तो अभी आप लोग पास पेपर का सवाल भी करेंगे। फिर मैं आपको सिखाऊंगा सर इसमें आप किस तरीके से पेपर में टाइम बचा सकते हैं।
तेरा एक दोस्त नजर नहीं आ रहा आज तेरे साथ हो। राफे कहाँ है आजकल? राफे तो पार्टी मचा रहे हैं फुल टाइम जिंदगी। राफे का मेरे ख्याल में सीए में इंटरेस्ट भी कम हो गया ऐसा। बहुत सारे बच्चे ना अभी भी घूमने गए हुए। तो सर अभी हम घूमने गए हुए, अभी हम आएंगे, तो इसीलिए मैं इस हफ्ते कल क्लास होगी, परसों क्लास नहीं लूंगा। वैसे हमारी हफ्ते में 4 क्लास होंगी, परसों क्लास सैटरडे वाली मैं नहीं लूंगा, ताकि जो है ना नहीं मैं नहीं, बच्चे गए हैं बहुत सारे घूमने, बोले सर क्या आप लोग लेते जल्दी क्लासें शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है नेचुरल भी भाई, बहुत सारे बच्चे बेचारे जो जाते हैं अपने घरों पे, गांव वगैरह के जो बच्चे होते हैं या कोई इंटीरियर के होते हैं, अब क्या करें, आईके अपने अगले रमजान में तो मैं सोच रहा हूँ बैच शुरू ही करेंगे रिजल्ट के बाद। लेकिन मसला बच्चा ये नहीं समझता कि क्योंकि रमजान पड़ेगा, बच्चा ये नहीं समझता कि रमजान में मैं सुस्त हो जाऊँ, क्लासें ना लूँ, तो रिजल्ट के बाद बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीजें कवर करना। आप देखना हम रिजल्ट तक इंशाल्लाह तकरीबन इस दफा हालांकि रिजल्ट भी जल्दी आएगा। मेरी एक 6 सेंस है कि आईके हमेशा की तरह 4 में है, लेकिन 4 में से पहले निकाल देगा, 28-29 अप्रैल को दे देगा। सही है, तो अगर आईके ये काम करेगा तो तब तक हम 25% सिलेबस नहीं। तो सर ये क्यों, वजह ये है कि आप याद रखें 25 नहीं तो 20% तो इंशाल्लाह के सर जो बच्चा पुराना होता है ना, जिसने पहले पढ़ा हुआ है, वो तो शायद आफ्टर रिजल्ट क्लास लेके कर सकता है। नए बच्चे के लिए सर बहुत मुश्किल हो जाएगा आफ्टर रिजल्ट क्लासें लेके चीजों को करना समझना। तो चले सर बढ़ूं के आगे। बेटा किसी एक में भी रिपोर्टेबल हो गया तो हमने कहा बेड़ा पार है, किसी एक में भी रिपोर्टेबल हो गया कोई मसला। और सर याद रखें यहां तक आपने इस स्टैंडर्ड के 70% कॉन्सेप्ट कर लिए हैं। अब मैं आता हूं आपको एक चीज बताऊंगा, ये तो मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिया ना, इसमें भी एक वाइड। अब सुनिएगा नौजवानों, इस सवाल में क्या किया, पहले हमें पेपर में आंसर भी कैसे देना है, थ्रेशोल्ड, रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट, ये तीनों निकाल लिया आपने। उसके बाद ये वर्किंग करनी। अब सुनना, पेपर में आप हैं और वक्त कम है, वक्त है तो आइडियली कि इस तरीके से जाओ। वक्त कम होगा, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम आउट हो चुका है, आप ये जो तीनों चीजें हैं ना इनको ना लिखें और सिर्फ एक कॉलम बनाए, वुड फर्नीचर वनीर सेल्स अदर्स, और रिपोर्टेबल की बेस पे लिख दें कि रिपोर्टेबल है रेवेन्यू, एसेट्स और प्रॉफिट की बेस पे, ये भी रिपोर्टेबल रेवेन्यू, एसेट, प्रॉफिट, और ये तीनों नॉट रिपोर्टेबल हैं। एनआर मतलब नॉट। लेकिन ये काम कब करोगे, जब पेपर में टाइम आउट हो रहा होगा, क्योंकि आईके अपने जो नई स्टडी टेक्स्ट आई है ना उसमें कुछ सॉल्यूशंस में ये हरकत की है उसने, ये बीच की वर्किंग की, ये मतलब फिगर्स नहीं दिखाई उसने डायरेक्ट। तो जब आईके अपनी बुक में ये कर सकता है, और आईके मैंने आपको बताया पिछली अटेम्प्ट के कॉस्टिंग के पेपर में, पिछली अटेम्प्ट के रिपोर्टिंग के पेपर में वो बैलेंस शीट के और ये चीजों के सब टोटल शो नहीं कर रहे, वो कह रहा है भैया बच्चे को बोलो डायरेक्ट वाले काम पे आ जाए। चले सर आप आएंगे पास पेपर के एक सवाल पे। पास पेपर, क्योंकि अब आप इतनी जल्दी हम इस काबिल हो गए कि हम पास पेपर पे आ जाएं। सर पास पेपर के सवाल पे आने से पहले एक छोटी सी चीज, मेरा मतलब सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखना, आपको हर टॉपिक में ये बताऊंगा कितनी तरह के सवाल आ सकते हैं। सही है सर, यहां पर IFRS 8 में आप एक्सपेक्ट करें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन 3 तरह के। पहला होगा आइडेंटिफिकेशन, आपको बताना है रिपोर्टेबल सेगमेंट्स या कौन कौन से होंगे। दूसरा होगा डिस्क्लोजर, कौन सा है, डिस्क्लोजर। तीसरा होगा एरर्स, वो आपको डिस्क्लोजर बना के दे देगा, बोलेगा बताओ क्या गलतियां हैं। अब सुनना नौजवानों, इधर पेपर में सर कौन कौन से आ चुके हैं, तीनों तरह के आ चुके हैं। ये आइडेंटिफिकेशन वाला आ चुका है जो अभी आप करेंगे, डिस्क्लोजर वाला आ चुका है फाइनल अकाउंट्स के साथ, मैंने कहा था ना फाइनल अकाउंट के साथ जोड़ी बनती है, आ चुका है। एरर्स वाला भी
सर अब तक ये पेपर में कितनी दफा आया? ये जब से पेपर में आया है इसको तकरीबन आए हुए टाइम हो गया, अब तकरीबन 5वीं 6वीं अटेम्प्ट है, उसमें से ये 3 दफा पेपर में इसके ऊपर प्रॉपर सवाल बना है। सही है सर, पिछली अटेम्प्ट में नहीं बना और जब भी आएगा इंशाल्लाह आपको इजी मार्क्स देकर जाएगा। तो अब अगला सवाल डायमंड वाला आपके सामने है। आप सब भी हीरे से कम तो है नहीं। 7 नंबर का सवाल है, ऑटम 2019, डायमंड लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। इसमें सवाल भी नहीं पढ़ूंगा, पहले सवाल भी आप लोग खुद पढ़ेंगे, खुद करेंगे और फिर जो है हम इसको बोर्ड की तरफ लेकर जाएंगे। 7, अच्छा एक चीज क्लास में सीखना है, ये वो बॉलर है जिसके ओवर्स में तुम्हें 12 से 15 रन लेने। ये 7 नंबर का सवाल, नंबर भी पूरे आने चाहिए और 5 मिनट में होना चाहिए। क्लास में सीखने कैसे पेपर में परफॉर्म करना है। 5 मिनट में 7 नंबर का सवाल आप करेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट। यही फॉर्मेट होगा, थ्रेशोल्ड और ये चीज है। ऑटम 19 का सवाल है। गलती से नहीं डरना है सर, और मैंने कहा ना ये वो टॉपिक है जो इंशाल्लाह इजी मार्क्स सबने 5 मिनट के अंदर। ओहो एकदम बहुत तेज हो रहे हो आमिर चौहान भाई। बोला सर रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू में से बता रहा है लास्ट वाला रिपोर्टेबल नहीं है, रेवेन्यू में से बी आ बस सिर्फ बी रिपोर्टेबल है। 3 तरह के सवाल आएंगे, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर और एरर। सर चौथी किसी तरह का सवाल नहीं आ सकता, कसम से नहीं आ सकता। ये 3 में से ही कोई सवाल आपको पूछेगा। चौथा अगर पूछ लिया तो वो थ्योरी हो सकती है। गलती से नहीं डरना है मेरा बच्चा। एक चीज मेरा बच्चा क्लास में ही सीखनी है, स्मार्ट स्टडी हैंड आउट या जो भी बुक होगी आपकी, उसके ऊपर रजिस्टर का पेज नंबर आपने जरूर डालना है ताकि आपको एंड में रेफरेंस में आसानी हो। जिस सवाल पे मैं लिखाऊंगा लास्ट डे रिवीजन, उस पे लास्ट डे रिवीजन भी लिखना है। BCD और F, BCDF BCD और F।
ऑटम 19 के साथ पेज रेफरेंस अपना जरूर देंगे। ऑटम 19 सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ लॉसेस ना, 37,000 हायर ऑफ Profit आ रहा है 37,000. चले सर। प्रॉफिट है 24,200 सर रेवेन्यू बड़ा सिंपल था, 3,17,500 का 10% हम ले लेंगे, कितना आ गया? एसेट्स 88,400 का 10% 88,40, फिर आ गया है। हमने कहा सर प्रॉफिट और Profit आ रहा है लॉस, हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट कितना है? 37,900. किस किस में प्रॉफिट है? सी, ई और एफ। कितना है प्रॉफिट? 24,200 तीनों का मिला के, और सम ऑफ 37,000, ऐसा ही है। तो हमने कहा हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट और सम ऑफ लॉसेस। तो हमने कहा लॉसेस का सम लेंगे, साइन को इग्नोर करेंगे। 37,000 डिवाइड इनटू कितना हो गया? 3,700। चले सर 3,700 हो गया। तो अब हम बढ़ेंगे आगे। ए बी सी और सी डी ई एफ तक है ना सर? सर ए बी सी डी ई एफ रेवेन्यू 24,000. 24,000, 192,000, 26,500, 24,000, 23,000, 28,000। हमने कहा सर आते हैं रिपोर्ट टेबल, क्या रेवेन्यू की बेस पे हो रहा है? कौन कौन से हो रहे हैं? पहली अटेम्प्ट में कितने बच्चे पेपर पास कर पा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमने कहा 31,750 के इसमें बी आ पा रहे हैं रिपोर्ट टेबल। सर क्या बाकियों को भी हम जो है अगली अटेम्प्ट पे लेकर जाएंगे? एसिड्स की बेस पर आए। अभी इस केस में एक शरारत है, मैं आपको बताऊंगा। एसिड्स की बेस पे आए 5,400, हमने कहा सर 48,000, 4,500, 6,000, 6,500, 18,000। सर हमने कहा इसका था हमारे पास 88,000, 8840 था। अब इस केस में आए बी तो है ये है ना, हमने कहा ये एसिड की बेस पर भी है, एफ भी हो गया एसिड की बेस पे। दूसरी अटेम्प्ट में भी एक लड़के ने पेपर निकाल दिया। फिर आगे आए 3700 लॉस एंड प्रॉफिट लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की उस पे आया। अब हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर साइन को क्या करना है? जैसे जिंदगी में लोगों ने आपको किया हुआ है ना, 1800, 12,000। लेकिन साइन को इग्नोर करें तो क्या ये बड़ी फिगर है? 19,000, 23,200, 23,00। चले सर अब हम आए 3700 से कंपेयर करना है साइन को। सर ये हो रहा है रिपोर्टेबल है? नॉट रिपोर्टेबल, नॉट
रिपोर्टेबल, B reportable है इसमें। बी रिपोर्टेबल है, सी Yes. यस सर, ये हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पर बी भी है और पीएनएल की बेसिस पर सी भी है। डी हो रहा है? यस सर, ये भी हो रहा है। साइन को इग्नोर करें तो 3700 से बड़ा है, ये हो रहा है। अब सर मैं आपको एक आईकेप की शरारत दिखाता हूं अच्छे अल्फाज में। आईकेप ने पता है क्या किया, इसकी रिक्वायरमेंट गौर से अब पढ़ोगे सब, ऑनलाइन वालों तुम भी। इसने क्या कहा है, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेबल सेगमेंट्स अलोंग विद ब्रीफ। अब सर ये ब्रीफ जस्टिफिकेशन क्या है ये? अब आईकेप ने बताया, इसकी मार्किंग स्कीम में आपको बता रहा हूं। रिपोर्टेबल सेगमेंट के आइडेंटिफाई करने के 4 मार्क्स थे, जस्टिफिकेशन के कितने मार्क्स थे? इतनी वर्किंग, अगर आप ये वर्किंग कर देते और बता देते, एंड में एक लाइन लिख देते कि रिपोर्टेबल सेगमेंट जो हैं हमारे पास बन रहे हैं BC और BCDF, है ना, तो इसके 4 नंबर मिलता है। कि अपने कहा ये जस्टिफिकेशन के कितने नंबर दे रहा हूं? 3, और इसके कितने? 4। तो आईकेप ऐसा क्यों करता है? ताकि आप मार्क्स लूज करें। इसीलिए इस सवाल का लिखोगे लर्निंग आउटकम, रीड रिक्वायरमेंट केयरफुली, रीड रिक्वायरमेंट carefully and provide justification where asked. Read requirement carefully and provide justification where asked. जहां जहां justification पूछी जाएगी वहां वहां ये justification क्या है सर? ये है बेसिकली। एक और काम करेंगे सब, अपने पास एक लॉग मेंटेन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि हम एक पर्चे पे लिखा करेंगे, ताकि एंड में आपको पर्चे रिवीजन में, या तो आप समरी के ऊपर लिख लें, लेकिन समरी से अच्छा है मेरे हिसाब से आप IFRS 8 का एक अलग से पेज बना लें। एक पेज से ज्यादा इसकी बातें नहीं होंगी, उसमें हम कुछ बातें नोट करेंगे स्पेसिफिकली। पहली बात लिखेंगे जिसके अंदर, पहली बात तो यही लिखेंगे, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन वेयर आस्क्ड, प्रोवाइड जस्टिफिकेशन वेयर, ताकि एंड में जब आप इस पर्चे को देखें ना आपको पता चले ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोवाइड जस्टिफिकेशन वेयर आस्क्ड, पहला नंबर 1 लिखेंगे प्रोवाइड जस्टिफिकेशन वेयर आस्क्ड। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे, पहले के बाद नंबर 2 पे आप जाएंगे और उसमें लिखेंगे 10% means exactly 10% or more. 10% means exactly 10% or more, comma 9.99%, 9.99%, ये कॉमा के बाद लिखेंगे 9.99% is not 10%, is not 10% for IFRS 8 purposes, for IFRS 8 purposes। 10% का मतलब 10% ही है, बिल्कुल पूरा। 9.99% भी 10% नहीं है फॉर IFRS 8 पर्पसेस। अभी सर जाना नहीं है, अभी टाइम है, अभी आगे बढ़ेंगे सर, कल जुम्मा है। चले सर, अब हम कुछ MCQs की तरफ बढ़ेंगे। कुछ MCQs हैंड आउट में ही मौजूद है, लेकिन वो जरूरी भी हैं आपके लिए। सर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हम MCQs नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। चले सर, MCQ नंबर 1, पेज नंबर 9,
विच ऑफ द, ये इसी के एमसीक्यू टाइम है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन ऑपरेटिंग segment? It is a component of an entity for which discrete financial information is available. It is a component of equity whose operating results are regularly reviewed by CODM to make a decision. It is a component of equity that is engaged in all of the above. अब आने सर, ये जो अगला एमसीक्यू है ना, ये यकीन मानो कहीं भी आईएफआरएस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एसीसी क्या है, बहुत अच्छा है, तुम जिसको हल्का समझते आए हो। इसके आगे लिखा हुआ भी है लास्ट डे। लास्ट डे रिवीजन का मतलब क्या है? आखिरी दिन। देखिए सारे एमसीक्यू आपको आखिरी दिन नहीं देखने, आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्लास में ही सीखेंगे स्टडी स्मार्ट। तो आपने क्या करना है, आपको जिसको मैं कहूंगा ना मार्क कर ले लास्ट डे रिवीजन, उसी को आपने आखिरी दिन, इसको अपने पास भी नोट कर ली, बल्कि लिखा हुआ भी है, क्योंकि ये पेपर में आईके दे सकता है, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं है, आईएफआरएस है, इसमें थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस लगेगा। भाई कुछ तो मुश्किल हो, इतना आसान थोड़ी हो सकता है। आ जाए, if an entity that is not required to apply this IFRS, भाई एक ऐसी एंटिटी जिसको IFRS को अप्लाई करना नहीं है जरूरी, पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट, पढ़ा है ना हमने कि लिस्टेड और अबाउट टू बी लिस्टेड होगा, उसकी बात कर रहा है। chooses to disclose information about segments that does not comply with this IFRS, it shall describe the information as segment information. एक ऐसी कंपनी जो कि इस IFRS को फॉलो करने की पाबंद नहीं है, अब वो डिस्क्लोज करती है कुछ इंफॉर्मेशन अपने, कुछ भी कर तो सकती है ना, बोला पाबंद नहीं है। देखो एक होता है पाबंद, आप बड़े हो गए, आप पे नमाज फर्ज है, सही है सर। अगर आप छोटे थे 7, 8, 9, 10 साल सही के थे, तब तक आपके ऊपर नमाज फर्ज, लेकिन पढ़ लेते तो मतलब एक अच्छी चीज थी, बच्चे की प्रैक्टिस में आती, तो वही है, पाबंद नहीं है। आप कंपनीज अनलिस्टेड कर ले तो सही है, बोला हम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अपने पास डिस्क्लोज कर रहे हैं जो कि इस IFRS के मुताबिक नहीं है, जो कि इस IFRS के मुताबिक नहीं है। फॉर एग्जांपल देता हूं, भाई IFRS कहता है कि आप जो है ना ग्रॉस प्रॉफिट ना बताएं, अभी ग्रॉस प्रॉफिट भी बता रहे हैं, और कह रहे हैं हम उसको डिस्क्राइब करेंगे एज सेगमेंट इंफॉर्मेशन। क्या कर सकते हैं भाई? ये इसको यूं समझेंगे, सवाल पूछ रहा है एक बच्चा जिसकी उम्र 10-11 साल है, बालिग नहीं हुआ अभी, वो नमाज पढ़ रहा है और कह रहा है मगरिब में 5 रकातें पढ़ूंगा, मगरिब में 5 रकातें पढ़ूंगा, और उसको कहूंगा कि मैंने बिल्कुल ठीक मगरिब पढ़ी है, क्या वो कर सकता है? नहीं सर, बट 5 फर्ज, वैसे 7 होती है, नफिल भी पढ़ लिया कर, 5 तो होती है, आ जाए, सही है सर। भाई एक बंदे ने कहा मैं 5 फर्ज पढ़ूंगा, एक बच्चे ने कहा मैं 5 फर्ज पढ़ूंगा, मैं छोटा हूं लेकिन मैं 5 फर्ज पढ़ूंगा। आप क्या कहोगे? भाई देख, तो तू एक्सरसाइज तो कर रहा है, लेकिन तूने नमाज, तो यही इसका जवाब क्या है? फॉल्स। अगर तुम पे ये IAS पाबंद तुम्हें नहीं कर रहा, फिर भी तुम इसको अप्लाई कर रहे हो, तो क्या करोगे? तमीज से अप्लाई करो जो हम कह रहे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी इंफॉर्मेशन लगा कह दिए ये कौन सी वो है, सेगमेंट है, ऐसा ही है। नहीं, रुके जरा, अब आ जाए सर, एक बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है, एक बहुत ही अच्छा सवाल आ रहा है, MCQ नंबर 7। जो मुझे अभी लग रहा है कराने चाहिए वो कराऊंगा। A component of an undertaking that sells primarily or exclusively to other segments of the undertaking। सुनना, ये कहना क्या चाह रहा है? MCQ नंबर 7 है, बोला भाई एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि बाहर तो बेचता ही नहीं है, सिर्फ इंटरनली बेचता है। जैसे नहीं एग्जांपल में दिया था A और B, बोला वो बाहर नहीं बेच रहा किसी को। ऑटोमोबाइल ने कहा हमारी एक डिवीजन है जो मेहरान के दरवाजे बनाती है, मेहरान के दरवाजे हम मार्केट में नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ डिवीजन दूसरी डिवीजन को बेचती है जो असेंबली करती है, उसकी बात कर रहा है। बोला एक ऐसा कंपोनेंट है जो ये काम कर रहा है, सही है। A component of undertaking that sells primarily or exclusively to other operating segments of the undertaking, it must be classed as an, it must be excluded from being an operating segment. It is included as an operating segment if its
managed that way. It is included in operating segment if the management so desires. About या एक का है इसका सी वाले का कह रहा है इट इज इंक्लूडेड एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट of the entity if it is managed that way. अगर इसी तरीके से कंपनी इसको मैनेज करती है तो होगा. अब ये भी तेरा एमसीक्यू है. अल्फा हो सकता है, इसने कहा अल्फा में कह रहा है इट मस्ट बी क्लास्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट. क्या जरूरी है ऑपरेटिंग सेगमेंट हो? इट मस्ट बी एक्सक्लूडेड. क्या एक्सक्लूड करना जरूरी है? It is included as an operating segment if the management desired. Management की desired पे नहीं है. It is included as an operating segment if it is managed that way. अगर उसी तरीके से मैनेज होता है, क्राइटेरिया मीट होता है तो करेंगे, वरना तो इसका सही जवाब है चार्ली. चार्ली सही जवाब क्या है? सही जवाब है चार्ली. अभी नहीं रुके. एमसीक्यू नंबर 8 बहुत सिंपल है. एमसीक्यू नंबर 8 एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग. या एक को जब एमसीक्यू बनाने वाले को पैसे पूरे नहीं पड़ते तो यही काम करता है, ऐसे एमसीक्यू बनाता है. देखें, that engages in business activities from which it may earn revenues or incur expenses, whose operating results are regularly reviewed, for which discrete or which is taxed separately. 1 2 3 only. सही जवाब क्या है? बीटा. सही जवाब क्या है? बीटा. और जिसका जवाब है अदर देन. अब आए IFRS 8 शेल. अब एमसीक्यू नंबर 10 पे आ जाए. 9 को भी नहीं करेंगे, डिस्क्लोजर वाला है. एमसीक्यू नंबर 10 जिसको करते जा रहे हैं उसको मार्क करते जाएं. IFRS 8 shall apply to listed companies, any company reporting under IFRS, all other companies reporting. Charlie. 1 only. Charlie 1. जी बेटा, कोई सवाल आया? चले सर. एमसीक्यू नंबर 11 बस ऑफ कर लें, टेंशन ना लें. बस एमसीक्यू नंबर 11 कर चुके हैं. नहीं अभी करेंगे, मतलब आप पहले किसी और सूरत में कर चुके हैं. An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenues. For example, startup operation, and it will be reporting segment before earning revenues, may be reporting segment before earning revenues, will not be. कितने लोग कह रहे हैं अल्फा? कितने लोग कह रहे हैं बीटा? कितने लोग कह रहे हैं चार्ली? सर जिसका जवाब है अदर देन बीटा उसको एग्जामिनर ने घर पे आके पीटा. सर मे बी हो भी सकता है. विल का तो मतलब है लाजमी बना दो, चाहे बेशक उसका क्राइटेरिया मीट ही. तो हमने कहा सर 11 का आंसर क्या है? बीटा. 11 का लर्निंग आउटकम लिखो. इंग्लिश सही कर. क्या लिखोगे? इंग्लिश सही कर. एक और कर लें, एक आखिरी एमसीक्यू 13 भी कर लेते हैं फिर ऑफ पक्का. एमसीक्यू नंबर 13. 2 or more operating segments may be aggregated into if aggregation is consistent with the core principles of the segments have similar economic characteristics and the segments are similar in each of the following respect. इनमें से कौन सा एग्रीगेशन क्राइटेरिया नहीं है?
आम अल्फाज में पूछे तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ये है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस ये भी है, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर ये भी है, मेथड यूज्ड टू भी है, रेगुलेट स्टाफ का नंबर। तो सही जवाब क्या है? डेल्टा। सही जवाब क्या है? तो सर क्विकली रिवाइज करते हैं आज की क्लास को। क्या पढ़ा हमने सर? आज की क्लास में शुरू किया स्कोप, रिवाइज किया लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज अबाउट टू बी लिस्टेड। कौन सी चीजें इसमें नहीं आएंगी? हमने कहा पब्लिक और प्राइवेट नहीं आएंगे और उनके एनुअल अकाउंट्स पे भी अप्लाई होगा और इंटरिम भी। अगर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स और इंडिविजुअल अकाउंट्स साथ पब्लिश हो रहे हैं तो सिर्फ किस पे लगेगा? कंसोलिडेटेड। सर फिर आगे है, हमने कहा पहला काम ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करो। ऑपरेटिंग सेगमेंट कौन होगा जिसमें कितनी बातें होंगी? पहली बात एबिलिटी टू अर्न एंड एक्सपेंस, दूसरा CODM BOD रेगुलरली रिव्यू करता हो, तीसरा प्रॉपर अकाउंट फाइनेंशियल जो उसकी मेंटेन होते हो। यूनिलेवर ने कहा 41 है, हमने कहा रुको जरा। एग्रीगेशन में 5 चीजों में सेम हो, प्रोडक्शन प्रोडक्ट या सर्विस की नेचर सेम हो, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, टाइप और क्लास इंसान ही हो, भालू या कोई और जानवर ना हो। चौथा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पांचवा रेगुलेटरी एग्जामिनर इसकी शॉर्ट फॉर्म के लिए क्या कहेगा? सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टर स्टेक्स। हमने कहा चलो भाई एग्रीगेट भी कर दिया, 41 में से 3 कर दिए, क्या करें? यूनिवर्सल डिस्क्लोज कर दें? बोला नहीं। रिपोर्टेबल 3 क्राइटेरिया कंडीशन कौन कौन सी? रेवेन्यू होना चाहिए टोटल सेगमेंट्स का 10% या उससे, रेवेन्यू में इंटरनल भी और दूसरा हमने कहा कि सर एसेट्स 10% या ज्यादा, तीसरा सम ऑफ लॉस हाईएस्ट उठाएंगे, दोनों में से लॉस वालों को एक तरफ, प्रॉफिट वालों को दोनों का हायर उठाएंगे, 10% लेंगे और इंडिविजुअल सेगमेंट से कंपेयर करेंगे। और फिर हमने कहा साइन को इग्नोर करके। सही है सर? ये बेसिकली हमने सर आज तक की क्लास में पढ़ा, फॉर्मेट देखा, पेपर को कैसे लेके जाना है। 3 तरह के सवाल आता है, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर और एरर। कल की क्लास होगी इंशाल्लाह 3 बजे टाइम होगा, 3:15 तक मैं शुरू कर दूंगा, 3:15 से 5:30 तक इंशाल्लाह होगी कल की क्लास। कल की क्लास में ये टॉपिक इंशाल्लाह 80% तक खत्म हो जाएगा। तो हम मिलेंगे कल।